नमस्कार बच्चों, मैं एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पाठशाला फ्लाई हाई विद अस में। बेटा इस वीडियो में हम आपकी क्लास जो लेंगे वो क्लास 12th की होगी। आज से हम अपनी इस वीडियो में आपका चैप्टर 6 जो एनसीईआरटी में है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बच्चों आज से आपका चैप्टर 6 हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर 6 की अपडेट्स के लिए आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर इस चैप्टर को देखते हैं बेटा, तो इससे पहले चैप्टर जो था वो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने अपना पूरा योगदान दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन पी नाम का एक प्लांट था जिसका नाम था पायसम सटाइवम। इस पर उन्होंने अपना काफी काम किया और इस पर काम करने के बाद उन्होंने बताया कि जो जीन हैं जिनको वो फैक्टर कहते थे, वो किस तरीके से इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बेटा बार बार एक शब्द आ रहा है इनहेरिटेंस। ये जो इनहेरिटेंस वर्ड है, इस इनहेरिटेंस शब्द को हम जो स्टडी करते हैं वो जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें जेनेटिक्स को समझना होगा, उसके बाद हमको इनहेरिटेंस को समझना होगा। तो बच्चों जेनेटिक्स को समझते हैं कि जेनेटिक्स क्या है। अगर बेटा आप जेनेटिक्स की बात करते हो तो ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है, मींस इट इज ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद टू इवेंट्स, जो दो इवेंट्स में डील करती है। और वो इवेंट्स जो हैं, पहला होता है इनहेरिटेंस और दूसरा होता है वेरिएशन। इनहेरिटेंस क्या होता है बच्चों? इनहेरिटेंस होता है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स from parents to their offsprings। यानी कि माता पिता से कैरेक्टर्स का बच्चों में जाना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देखेंगे बेटा, जैसे कि किसी के पेरेंट्स अगर टॉल हैं तो इस चीज की संभावना ज्यादा होती है कि उसका जो चाइल्ड है, यानी कि उसका जो बच्चा है, वो भी कैसा होगा? टॉल होगा। टॉल क्या है? एक कैरेक्टर है जो पेरेंट्स से कहा जा रहा है, चाइल्ड में जा रहा है। तो इस तरीके से बेटा कैरेक्टर्स क्या है? माता पिता से बच्चों में जाते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस कहते हैं। अगर बेटा आप इसकी दूसरी टर्म को देखोगे, जिसको हम जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं, तो वो है वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि जिस समय कैरेक्टर पेरेंट्स से
ऑफस्प्रिंग में जाते हैं तो उस समय ये जो कैरेक्टर हैं वो एज इट इज नहीं जाते हैं। तो क्या होगा, एज इट इज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इनमें कुछ चेंजेस आएंगे। तो जो भी चेंजेस हमें ऑफस्प्रिंग और पेरेंट्स के बीच में दिखाई देते हैं उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो टर्म हुई आपकी इनहेरिटेंस और वेरिएशन। इस इनहेरिटेंस पे पूरा काम ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, जहां उन्होंने अपने कुछ रूल्स भी दिए थे, कुछ लॉ दिए थे, जैसे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। यानी कि मेंडल ने सब कुछ इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बता दिया, पर वो कुछ भी नहीं बता पाए कि ये जीन होती क्या है, किसकी ये बनी है, व्हाट इट इज मेड ऑफ। इसका उन्होंने आंसर नहीं दिया। उसके केमिकल नेचर का उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। तो इसके केमिकल नेचर को पता करने के लिए 1869 में एक साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक मेशनर। इन्होंने क्या किया, एक पस सेल लिया और इस पस सेल की उन्होंने स्टडी करी बेटा। इस पस सेल से उन्होंने क्या किया, इसके न्यूक्लियस से जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट किया। क्योंकि ये न्यूक्लियस से निकला था, इसीलिए इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस, which was further named as न्यूक्लिक एसिड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी हुई और इस न्यूक्लिक एसिड की आगे स्टडी होना स्टार्ट हुई। ये सारा चैप्टर जो है न्यूक्लिक एसिड पर बेस्ड है और यहां पर हम न्यूक्लिक एसिड की जो स्टडी है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर करेंगे कि किस तरीके के मॉलिक्यूल इस न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। आगे देखते हैं बेटा कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेटा, इट इज एक्टिंग एज ए जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल का काम करता है और ये दो तरह का है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए की जो फुल फॉर्म है वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आगे चल के हम ये बताएंगे आपको कि इसे डीऑक्सी क्यों कहते हैं और इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं। इसी के साथ बेटा हम आपको ये भी बताते हैं कि डीएनए क्या है, इज द मेजर जेनेटिक मटेरियल और आरएनए जो है वो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। यहां से हमको देखना होगा बेटा डीएनए। अगर आप डीएनए को देखोगे बेटा तो डीएनए क्या है, इट इज ए पॉलीमर of deoxy
राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ये पॉलीमर है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स का, यानी कि हम कह सकते हैं ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, इसके मोनोमर है। नया क्वेश्चन आ गया, मोनोमर क्या होते हैं? मोनोमर क्या है? दीज आर द स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स which form polymers। जब सेम तरीके की स्मॉल यूनिट्स रिपीट होती हैं तो पॉलीमर बनते हैं, और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम मोनोमर कहते हैं। अगर आप डीएनए को देखोगे बेटा, तो डीएनए के जो कंपोनेंट हैं, डीएनए के तीन कंपोनेंट्स हैं, और डीएनए किसका बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ है। तो क्या कहेंगे हम? देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट होते हैं बेटा। वो कौन कौन से हैं? नाइट्रोजनस बेसिस है, पेंटोस शुगर है, और साथ में फॉस्फेट ग्रुप है। देखेंगे बेटा नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं। ये तीनों कंपोनेंट हमें इसका स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले स्टडी करने होंगे। तो पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है? दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक compounds which contain nitrogen as the member of ring। मीन्स ये ऐसे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं जिनमें नाइट्रोजन क्या होता है? रिंग का पार्ट होता है। जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी रिंग में कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, बट यहां पर क्या होगा? कार्बन जो है रिप्लेस हो जाएगा बाय नाइट्रोजन। तो क्योंकि इसमें अदर देन कार्बन एक एलिमेंट प्रेजेंट है जो क्या है? नाइट्रोजन है, इसीलिए हम इनको हेट्रो कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड है इसीलिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, एंड दे आर नोन एज नाइट्रोजनस बेसिस। अगर नाइट्रोजनस बेसिस की बात करोगे बेटा, तो नाइट्रोजनस बेसिस 2 प्रकार के हैं। प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स। अगर प्यूरिन को बात करोगे बेटा, तो प्यूरिन क्या है? दे आर 9-membered हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जबकि पिरिमिडिन्स को अगर आप देखोगे तो पिरिमिडिन्स क्या हैं? दे आर 6-membered
हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। तो प्यूरिन्स का देखेंगे बेटा पहले। ये बेटा प्यूरिन रिंग कहलाती है और ये एक 9 मेंबर्ड रिंग है। 9 मेंबर्ड रिंग है। नंबरिंग यहां से स्टार्ट करते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। याद रखिएगा ये जो 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है, इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। दिस इज ए रिएक्टिव हाइड्रोजन। ये आपका प्यूरिन का स्केलेटन है। बात करेंगे pyrimidine की। pyrimidine इज हैविंग 6 मेंबर्ड रिंग। ये इसके पास एक ही रिंग सिस्टम है, जबकि प्यूरिन के पास 2 रिंग सिस्टम है। इसकी अगर आप नंबरिंग देखोगे तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा बेटा इसकी फर्स्ट पोजीशन पे क्या होती है, रिएक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर आगे हम नाइट्रोजनस बेसिस को देखेंगे तो बेटा हम बात कर रहे थे नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस जो आपके होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। पहले नाइट्रोजनस बेसिस जो है आपके वो प्यूरिन्स हैं, और दूसरे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो pyrimidines है। स्ट्रक्चर हमने देख लिया था नाइट्रोजनस बेसिस का जनरल स्ट्रक्चर। प्यूरिन आपके 9 मेंबर्ड, जबकि pyrimidine आपके 6 मेंबर्ड थे। अगर बेटा आप बात करोगे प्यूरिन्स की तो प्यूरिन 2 तरीके के हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है। एडेनिन को हम बेटा मार्क करते हैं कैपिटल ए से, ग्वानिन को हम मार्क करते हैं कैपिटल जी से। pyrimidine जो आपके होते हैं वो बेटा 3 तरीके के होते हैं। साइटोसिन है, थायमिन है और यूरासिल है। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। क्योंकि एडेनिन प्यूरिन है तो एक 9 मेंबर्ड स्ट्रक्चर होगा इसका। तो सबसे पहले हमें प्यूरिन रिंग बनानी होगी। नंबरिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So 6 amino purine is known as adenine। बात करेंगे बेटा ग्वानिन के स्ट्रक्चर की।
अगर ग्वानिन का स्ट्रक्चर आप देखोगे बेटा, NH2 C डबल बॉन्ड O H, नंबरिंग सेम होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्ट्रक्चर आपको बताता है कि 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन इज नोन एज ग्वानिन। बात करेंगे बेटा साइटोसिन की, तो साइटोसिन एक पिरिमिडिन है, तो इसीलिए इसमें जो रिंग होगी वो 6 मेंबर्ड रिंग होगी। एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं। दिस इज द स्केलेटन ऑफ पिरिमिडिन। यहां पर नंबरिंग देखिए 1 2 3 4 5 6। याद रखिएगा 2 ऑक्सो 4 अमीनो pyrimidine is known as साइटोसिन। थायमिन की बात करेंगे बेटा। थायमिन से पहले आप यूरासिल का स्ट्रक्चर देखिए। अगर यूरासिल का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, थायमिन का बड़ा सिंपल है फिर। यहां पर बेटा एक एच जरूर लगा लेंगे बैलेंसिंग के लिए। एच और यहां पर भी एच। नंबरिंग देख लीजिए इसकी 1 2 3 4 5 6, यानी कि सेकंड पोजीशन पे भी और फोर्थ पोजीशन पे भी दोनों पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। और अगर फिफ्थ पोजीशन पे हम एक मिथाइल ग्रुप और लगा दें तो ये बेटा स्ट्रक्चर हो जाता है आपका थायमिन का। याद रखिएगा यहां एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा एट दी फिफ्थ पोजीशन। नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6। So 5-methyl uracil is known as thiamine। ये बेटा आपके प्यूरिन और पिरामिडिन्स के स्ट्रक्चर हुए। प्यूरिन और पिरामिडिन के बाद जो दूसरा कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट है वो आपका है पेंटोज शुगर। क्योंकि हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो यहां पर जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होगी बेटा वो डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। याद रखिएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। डीऑक्सी राइबोज शुगर भी कौन सी होगी? बीटा फॉर्म होगी, यानी कि आप पूरा लिख सकते हो बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होगी यहां। तो हम राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे। राइबोज आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम आरएनए में देखेंगे। तो पहले राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर, उसमें डिफरेंस भी हम आपको बता देंगे हाथ क्या। पेंटोज शुगर है, यानी कि 5 मेंबर्ड रिंग आएगी। इस रिंग को हम फ्यूरान रिंग बोलते हैं। फ्यूरान रिंग में आपके सब्स्टिट्यूशन होंगे किस तरीके से? OH HOH HOH CH2OH H। ये आपकी बीटा राइबोज शुगर है। बट हम आपको बता रहे हैं कि पेंटोज शुगर डीएनए में कौन सी होती है? बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है बेटा। इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। तो डीऑक्सी में क्या होगा? इस सेकंड पोजीशन से सिर्फ इस ऑक्सीजन को कम कर दीजिए। डी, डी वर्ड का मतलब है विदाउट ऑक्सी।
यानी कि एक ऑक्सीजन के विदाउट है ये स्ट्रक्चर, मींस द सेकंड पोजीशन इज लैकिंग द ऑक्सीजन, सो इट इज आल्सो नोन एज बीटा डीऑक्सी राइबोज शुगर। राइबोज में और डीऑक्सी राइबोज में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि सेकंड पोजीशन में राइबोज के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा और डीऑक्सी में ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। OH इज रिप्लेस्ड बाय H। ये हुआ पेंटोज शुगर की बात इन द केस ऑफ डीएनए। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट की बात करेंगे बेटा। इसका जो थर्ड कंपोनेंट है, थर्ड कंपोनेंट इज phosphoric acid. It is also known as phosphate group. Formula is H3PO4. इसमें बेटा जो फॉस्फेट है वो सेंट्रल एटम है, 4 ऑक्सीजन है, 3 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी पूरी हो जाएगी डबल बॉन्ड से। तो क्या हो गया ये H3PO4 हो गया फॉस्फेट ग्रुप। याद रखने वाली बात क्या होगी बेटा, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इस पर जो ये 3 OH प्रेजेंट हैं, दीज आर रिएक्टिव OH। और दूसरा, जैसा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से क्या होगा, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप के पास 3 OH प्रेजेंट हैं, डीएनए इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए के पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, which help in the packing of DNA in nucleus। इस तरीके से बेटा आपके तीनों कंपोनेंट डीएनए के खत्म होते हैं।